हेलो बच्चों, साइंस एरा में आपका स्वागत है, जहां आपको गारंटी दी जाती है कि अगर आप यहां से पढ़ते हैं तो आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप विश्वास करके आंखें बंद करके यहां पे पढ़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्लास 11th का फिज़िक्स का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है हमारा यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। जैसा आप देख सकते हैं बोर्ड पे पहले से ही हेडिंग डली हुई है। तो मैं आपको इस चैप्टर को बता देता हूँ कि इस चैप्टर को हमें ख़त्म किस तरीके से करना है। तो देखो, मैं इस चैप्टर के 3 लेक्चर लेके आऊँगा, जिसमें हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। देन मुझे एक लेक्चर और लेके आना पड़ेगा, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि बच्चों देखो, हमें कंसेप्ट सीख लेने से या फिर चैप्टर को पूरा पढ़ लेने से हमें चैप्टर नहीं आता। हमें हर कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसके लिए अलग वीडियो लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने कंसेप्ट सीख लिया और उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करा तो हमें वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हम ज़्यादा ये भी नहीं है कि किसी कंसेप्ट को ना पढ़ के क्वेश्चन करेंगे। हम कंसेप्ट पढ़ेंगे पहले, देन क्वेश्चन करेंगे, तब जाके वो हमें क्लियर होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं इस यूनिट्स एंड मेज़रमेंट चैप्टर की। तो मेरा नाम है शशिकांत और आप देख रहे हो लेक्चर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेज़रमेंट का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट होगा वो होगा हमारा मेज़रमेंट के ऊपर। 3 पार्ट्स होंगे इसके। पहला पार्ट होगा हमारा मेज़रमेंट, सेकंड होगा हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एंड देन जो थर्ड पार्ट होगा हमारा वो होगा हमारा एरर के ऊपर। तो देखिए, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसे पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हम मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, देन हम एरर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के जो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वो बस मेजरमेंट्स के ऊपर होगी। यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हम सिर्फ मेजरमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में जो मैं लेकर आऊँगा उसमें हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे बात करेंगे। एंड लेक्चर नंबर 3 जो कि हमारा इसका लास्ट टॉपिक होगा एरर जो कि हमारा इसका लास्ट टॉपिक होगा वो लेक्चर नंबर 3 में हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि ये सेकंड लेक्चर में एंड देन ये थर्ड लेक्चर में। तो चलिए मेज़रमेंट्स के पार्ट पे चलते हैं, जो कि टॉपिक है हमारा मेज़रमेंट। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर आप हमारे मास को मेज़र कर सकते हो, किसी चीज़ के मास को मेज़र कर सकते हो। जैसे कि आप कहोगे सर आप हमारे मास को मेज़र कर सकते हो, आप हमारी हाइट को मेज़र कर सकते हो सर, यानी कि लेंथ। आप सर टाइम को मेज़र कर सकते हो, आप सर स्पीड को मेज़र कर सकते हो, आप सर फोर्स को मेज़र कर सकते हो। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी जो आप मुझे कहेंगे कि सर हम इन चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ मेज़रेबल हो। कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती है जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते, जैसे हमारी तो और तुम्हारी फीलिंग्स। जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं अपनी फीलिंग्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता सकता। मैं आपसे बस यही कह सकता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बच्चों, हद से ज़्यादा। चलो मेरी बात छोड़िए, आपकी बात करते हैं। जैसे आप किसी को कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, या किसी को कोई कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती है, तो बातों में नहीं आना है उसकी, वो बात की बात है। तो आप कहते हैं, जैसे लड़के लोग कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो पूछ रही है कितना, तो आप कहते हो बहुत ज़्यादा, तारे तोड़ लाऊंगा ज़मीन पे इतना। पर वो उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता सकते। हालांकि कटना आपका है, कटना तय है आपका, वो बात की बात है और रियलिटी है ये। अभी हम बात कर रहे हैं टॉपिक पे चलते हैं। तो आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते, है ना भाई। आप फीलिंग्स नहीं बता सकते अपनी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता सकते। जैसे मैं बात करूँ स्पीड की, तो अगर आप स्पीड को मेज़र करोगे तो उसकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू बताओगे। जैसे 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड सर इस कार की स्पीड है, ठीक है। अगर आपको दुख हो रहा है तो मैं पूछूँ कितना दुख हो रहा है, गिल्टी हो रही है किस चीज़ की, तो मैं पूछूँ कितना दुख हो रहा है आपको, तो आप कहोगे सर बहुत हो रहा है, पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे पाओगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ।
कि हम फीलिंग्स को हम मेज़र नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते, बस हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, है ना, कुछ इस तरीके से बोल के। पर तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि जो चीज़ें मेज़र हो सकती हैं उनका नाम जो है वो हम उनका नाम दे देते हैं एक फिज़िकल क्वांटिटी। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा जिन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं उनका नाम हम देते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। क्या नाम देते हैं? फिज़िकल क्वांटिटी। यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, यानी कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इतना तो समझ आया सर, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। और एक और चीज़ से इसको डिफ़ाइन किया जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिससे हम फिज़िक्स के लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। सिंपल डेफिनेशन हम इसकी रखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम मेज़र करते हैं। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल आपको दूं, अगर मैं इसके एग्जांपल्स आपको दूं, तो जैसे आपने मुझे बताया कि हम अपनी हाइट को मेज़र कर सकते हैं, यानी कि किसी चीज़ की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, या हम मास को मेज़र कर सकते हैं, हम स्पीड को मेज़र कर सकते हैं, हम वेलोसिटी स्पीड तो चलो एक ही हो गया, हम फोर्स को मेज़र कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, वो सारी हमारी क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी के हमारे दो पार्ट्स आते हैं बच्चों, दो टाइप्स आते हैं। पहला टाइप आता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, और सेकंड जो आता है वो आता है हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी। सेकंड टाइप जो आता है फिज़िकल क्वांटिटी का, उसका नाम है हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो हमने देखा कि फिज़िकल क्वांटिटी के हमारे दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, देन सेकंड टाइप जो है वो है हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो चलो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पहले पढ़ेंगे हम कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो चलो फंडामेंटल क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्वांटिटी होती हैं। तो बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी ना एक बेस क्वांटिटी है। क्या है? एक बेस क्वांटिटी जिसको किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प नहीं होती ड्राइव होने के लिए, यानी कि ये खुद से ही ऑब्टेन होती है। क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी एक बेस क्वांटिटी है जो खुद से ही ड्राइव होती है, उन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती, किसी अदर क्वांटिटी की हेल्प नहीं चाहिए होती ड्राइव होने के लिए। और आप ये भी कह सकते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटी आगे डिवाइड नहीं हो सकती और ज़्यादा, सब डिवाइड और ज़्यादा आगे हो नहीं सकती है, और ये एक तरीके की बेस क्वांटिटी होती है। इसको आप और अच्छे से तब समझेंगे जब हम ड्राइव क्वांटिटी पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकती है, ये खुद से ही ऑब्टेन होती है, ये वो क्वांटिटीज़ हैं। तो अभी तो इतना देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी है जो कि एक बेस क्वांटिटी है, जो और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकती और ये खुद से ही ऑब्टेन होती हैं। तो लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दी और उन्होंने कहा कि फिज़िक्स में जो इनके अलावा जो क्वांटिटीज़ आएंगी वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ड्राइव होंगी। यानी कि जो उन्होंने हमें 7 तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटी दी, उनके अलावा जितनी भी फिज़िक्स में आप क्वांटिटी देखोगे वो सभी इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होगी। इसके अलावा कोई भी क्वांटिटी नहीं होगी जिससे वो ड्राइव हुई हो। तो वो 7 तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या है तो देखते हैं। हमारी कितनी क्वांटिटीज़ है फंडामेंटल क्वांटिटीज़? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। कितनी है? 7। तो चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि वो कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं।
तो जो हमारी पहली फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो होती है हमारी मास। मास हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकंड जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है हमारी वो होती है हमारी लेंथ, जिसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड जो क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है हमारी टाइम, जिसको हम सेकंड में मेज़र करते हैं। फोर्थ जो क्वांटिटी होती है वो होती है हमारी टेम्परेचर, जिसको हम केल्विन में मेज़र करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, सेकंड को हम SEC लिख देते हैं। फिफ्थ जो क्वांटिटी आती है वो आती है हमारी करंट, जिसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी एम्पियर, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स्थ क्वांटिटी जो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ इसे, अब तक तो पढ़ ही लिया हुआ, मोल। सेवंथ जो लास्ट हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी आती है, लास्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी आती है हमारी सेवंथ क्वांटिटी, उसका नाम है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडला, कैंडला, जिसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखी हमारी कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। पहली जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका नाम है मास, जिसकी जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। सेकंड जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लेंथ, जिसकी यूनिट मीटर है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड जो हमारी क्वांटिटी है वो है टाइम, जिसकी यूनिट जो है वो सेकंड है। फोर्थ क्वांटिटी टेम्परेचर है, जिसकी यूनिट केल्विन है। फिफ्थ क्वांटिटी करंट है, जिसकी यूनिट एम्पियर है। सिक्स्थ क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जिसकी यूनिट मोल है। और सेवन्थ आखिरी जो क्वांटिटी आती है हमारी वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जो कि है हमारी कैंडला। देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो आपको पता होगा किस तरीके की क्वांटिटी है, आपने केमिस्ट्री में जाना होगा। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है जैसे आपके रूम में एक बल्ब ग्लो कर रहा है, एक जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, तो वो कितनी रोशनी दे रहा है वो उसकी इंटेंसिटी है। वो कितनी रोशनी दे रहा है, कितनी रोशनी कर रहा है वो कमरे में, वो उसकी इंटेंसिटी है। अगर वो ग्लो कम कर रहा है, कम रोशनी दे रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी कम है। अगर उसकी रोशनी ज़्यादा है तो उसकी क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो ये 7 तरीके की हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और यही सारी हमारी बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मदद से बाकी सारी क्वांटिटीज़ बनती हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी अगली क्वांटिटी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में। सॉरी मैंने पिछली बार ना मैं साइड नहीं हुआ कि आप नोट कर सके, तो आप देख लेना, जहाँ आपको मौका मिले ना वहाँ पोस्ट करके नोट कर लेना, जो पीछे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैंने लिखवाई थी 7 उसको। तो अब हम देखने वाले हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होती हैं या अदर किसी क्वांटिटी से। क्या है ड्राइव्ड क्वांटिटी? ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ड्राइव होती है। कैसे? आपको सब बताएंगे हम, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर बताते हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन होती है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि दोज क्वांटिटीज़ विच आर ऑब्टेन बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी।
है ना, ये हम कहेंगे। तो अगर मैं ड्राइव क्वांटिटी के आपको एग्जांपल दूं, ड्राइव क्वांटिटीज़ के अगर मैं आपको इसके एग्जांपल्स दूं, तो एग्जांपल्स हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, एग्जांपल हो जाएगा हमारा वर्क डन, एग्जांपल हो जाएगा हमारा फोर्स, मोमेंटम, एक्सेट्रा। जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी, जैसे जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखी थी, उनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ है ना, वो ड्राइव क्वांटिटीज़ है। तो किस तरीके से ड्राइव क्वांटिटीज़ है, ये और ज़्यादा डिवाइड हो सकती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिवाइड नहीं हो सकती आगे, वो आपको पता चलेगा कैसे, मैं क्या बात कर रहा था वहाँ पे। ड्राइव क्वांटिटीज़ जो हैं वो और ज़्यादा डिवाइड हो सकती है आगे। जैसे बात कर लेते हैं हम वेलोसिटी की, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये वेक्टर का साइन अभी मैं हटा देता हूँ। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अगर मैं आपसे कहूँ डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लेंथ होती है और जो टाइम है वो तो हमारा टाइम ही रहता है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या थी हमारी, ड्राइव्ड क्वांटिटी, पर वो डिवाइड यानी कि वो और ज़्यादा डिवाइड हो गई लेंथ और टाइम में। लेंथ क्या है हमारी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम क्या है हमारी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखा आपने यहाँ पे कैसे जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन हुई है, यानी कि जब हमने डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करा टाइम से तो हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी निकल के आई। अगर हम ड्राइव क्वांटिटी को और ज़्यादा खोलते हैं तो वो आखिर में फंडामेंटल क्वांटिटी ही बनेगी, यानी कि ड्राइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। जैसा आपने देखा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमारी क्या थी, ड्राइव क्वांटिटी, पर जब हमने उसको खोला तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी में डिवाइड हो गई, यानी कि ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बने, और फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसे ड्राइव नहीं हो सकती। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं पहले ड्राइव क्वांटिटी का, फोर्स का ले लेते हैं। चलो, फोर्स जिसका फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको और ज़्यादा खोलूँ फॉर्मूले को तो मास तो एज इट इज़ रहेगा, एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये जो डेल्टा का मैंने साइन लगाया है इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इसका मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब अगर मैं थोड़ा सा और इस फॉर्मूले को खोलूँ तो ये आएगा हमारा m, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और टाइम नीचे है ही हमारा, यानी कि टाइम का स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो टाइम अपॉन में है ही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो देखिए फोर्स हमारी क्या थी, ड्राइव्ड क्वांटिटी, और जब हमने इसको ड्राइव यानी कि इसको खोला और ज़्यादा तो हमने देखा मास हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये एक तरीके की लेंथ है, लेंथ हमारी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी हमारा क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यानी कि हर ड्राइव क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन हुई है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि हर ड्राइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ऑब्टेन हुई है। जैसे हमने वेलोसिटी में देखा, वेलोसिटी क्या थी हमारी, ड्राइव क्वांटिटी, और जब हमने उसको और ज़्यादा खोला तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आ गई। जैसे हमने देखा फोर्स, फोर्स क्या है, ड्राइव क्वांटिटी, जब हमने फोर्स के फॉर्मूले को खोला तो हमने देखा वो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। तो यानी कि ड्राइव क्वांटिटी जब डिवाइड यानी कि और ज़्यादा खुलेंगी, सब डिवाइड होंगी और ज़्यादा खुलेंगी तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बन जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ मैं क्यों कह रहा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो और ज़्यादा खुलेंगी नहीं या फिर सब डिवाइड नहीं होंगी। जैसे मैंने बात करी मास की, मास क्या है हमारा, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, पर मास तो मास ही है, ये और ज़्यादा खुल थोड़ी सकता है। जैसे वेलोसिटी हमारी खुली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ऐसे मास को थोड़ी खोल सकते हैं, मास तो मास हुआ ना भाई, मास तो मास है, तो वो और ज़्यादा नहीं खुल सकता है ना, ये और ज़्यादा नहीं खुल सकता, मास मास है हमारा। इस वजह से मैं कह रहा था कि ये और ज़्यादा सब डिवाइड नहीं हो सकती है, ये खुल नहीं सकती है फंडामेंटल क्वांटिटी, ये डायरेक्टली ऑब्टेन होती है, और जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन होती है। जैसे मैं बात करूं लेंथ की, लेंथ को क्या हो आप और ज़्यादा खोल सकते हो, बिल्कुल नहीं।
करंट को क्या और ज़्यादा खोल सकते हो? बिल्कुल नहीं, जैसे फोर्स को खोला नहीं। तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकती, जो खुद से ही ऑब्टेन होती है, या फिर एक बेस क्वांटिटी है। पर जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है। अगर हम उसको और ज़्यादा खोलेंगे उनके फॉर्मूले को, तो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखने को मिलेगी, जैसा आपने देखा भी। तो क्लियर हुआ कंसेप्ट पूरा? आप नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ जितना हमने किया है अभी। तो चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा इसके आगे। तो बच्चों हमारी एक क्वांटिटी और आती है जिसका नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटी में डिवाइड है, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी और एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। फिर ये तीसरी क्वांटिटी कहाँ से आ गई सर? तो बच्चों ये क्वांटिटी एक अलग से बनाई गई। क्यों बनाई गई? क्योंकि इस क्वांटिटी में ना हम एंगल्स की क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। मतलब इस क्वांटिटी में हम कुछ एंगल वगैरह के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने देखा हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में मास, टाइम, करंट के बारे में बात करी थोड़ी, और फिर ड्राइव क्वांटिटी में हमने देखा कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी से क्वांटिटी बनती है वो ड्राइव क्वांटिटी होती है। पर इसमें हम कुछ एंगल्स की बात करेंगे, इसलिए हम इसे अलग से पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नाम डाल के। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो है उसके भी हमारे दो टाइप हैं। जो हमारा पहला टाइप आता है वो आता है हमारा प्लेन एंगल, वो आता है हमारा प्लेन एंगल। जिसका सेकंड टाइप आता है वो आता है हमारा सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है। जो दो डायमेंशंस में फिगर बनती है या दो डायमेंशन में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं प्लेन एंगल। जैसे मान लो आपके घर के आसपास में गोल पार्क पड़ता होगा भाई, मेरे घर के पास तो पड़ता है इसलिए मैंने गोल पार्क का एग्जांपल ले लिया, आप दूसरा ले लेना, ठीक है। या आप सर्कल मान लो, इसे मानना तो सर्कल ही है में से। मान लो ये गोल पार्क का सेंटर है और मैं गया पार्क में, मैंने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करा और मैं बी पॉइंट तक चला। मैंने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करा और मैं बी पॉइंट तक चला, यानी कि मैं यहाँ मान लेता हूँ एल लेंथ चला, है ना। ए से लेकर बी तक जो मैं चला वो एल लेंथ चला, ठीक है। अब जब मैं ए से बी चला होऊंगा तो इसके सेंटर पे मैंने कुछ एंगल बनाया होगा। जब मैं ए से बी चला होऊंगा तो मैंने इसके सेंटर पे कुछ एंगल बनाया होगा। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन करूँ कुछ इस तरीके से, इसको कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं थीटा एंगल चलाऊँ। मैं कितना एंगल चलाऊँ? थीटा। ए से बी में कितना एंगल चला? थीटा। और कितनी लेंथ चला? एल। और मान लेते हैं जो गोल पार्क है या फिर एक सर्कल जो है इसकी रेडियस हमारी क्या है? आर। इसकी रेडियस हमारी क्या है? आर। दोबारा देख लेंगे, ये एक तरीके की सर्कल है जिसमें मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलता हूँ तो मैं सेंटर पे कुछ एंगल बनाऊँगा जो कि है थीटा, और जिस सर्कल की रेडियस क्या है? आर। तो अगर मुझे इस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है थीटा का, कि अगर एक बात ये और देखेंगे कि जो ये एल लेंथ है इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। तो अगर हमने ये एंगल निकालना है, ये एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर देंगे। लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, यानी कि आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस इस एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको एंगल फाइंड करना है, आपको लेंथ पता है यानी कि आर्क लेंथ पता है और आपको रेडियस पता है, तो हम क्या करेंगे? आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर देंगे। ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है। और याद रखेंगे जो ये एंगल है जब हम इसको निकालेंगे तो ये रेडियन में आएगा, ये हमारा रेडियन में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लास 11th में जो चैप्टर नंबर 3 है मैथ्स का वो आपने पढ़ा होगा। वहाँ आपने देखा होगा कि जो एंगल है वो हमारा दो तरीके से निकलता है, डिग्री में भी निकल सकता है और रेडियन में भी निकल सकता है। आपने देख लिया होगा वो।
तो डिग्री में भी निकल सकता है, रेडियन में। जैसे हमारी लेंथ को हम मीटर में भी मेज़र कर सकते हैं और सेंटीमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी एंगल को डिग्री में भी मेज़र कर सकते हैं और रेडियन में भी मेज़र कर सकते हैं। पर जब हम इस फॉर्मूले से एंगल निकालेंगे तो वो हमारा रेडियन में ही आएगा, रेडियन में ही आएगा। तो ज़रा इसे नोट कर लो, फिर हम सॉलिड एंगल पे चलते हैं। लेकिन अब हमारा आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? देखो, आपने गर्मियों में तरबूज बहुत खाए होंगे, तो आपने देखा होगा जब हम उसको कट करते हैं, मान लो एक आप तरबूज लेके आए, कुछ इलिप्स सा कुछ उसकी शेप होती है। अगर आप उसको बीच में से काटते हो, या स्पेयर का भी मिल जाता है तरबूज, तो अगर आप उसको बीच में से काटते हो और उसका एक पीस निकालते हो तो आप देखोगे उसके बीच में ना एक 3D एंगल बनता है कुछ इस तरीके का। जैसा ये पूरा स्पेयर एक तरबूज है, इसको आपने बीच में से काटा तो आप देखोगे उसमें एक 3D एंगल बनता है कुछ इस तरीके का। हो सका तो मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखा दूँगा कि किस तरीके का वो एंगल बनता है, जिससे आप समझ जाएंगे। तो जब हम तरबूज काटते हैं तो हम उसके बीच में देखते हैं कि एक 3D एंगल बन जाता है। किस तरीके का? ऐसा कुछ। मान लो ये हमारा एक तरबूज है या एक हमारा स्पेयर है, ये इसका सेंटर है, और मैंने क्या करा, यहाँ से एक पीस मैंने निकाल दिया इसका, जैसे दुकानदार आपको निकाल के देता है। तो आप देखोगे यहाँ पे ना आपका एक 3D एंगल बन जाएगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपका एक 3D एंगल बन जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आपका एक 3D एंगल बन जाएगा इस सेंटर पे। तो इसी एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। इसी एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, यानी कि जो 3D में जो एंगल बनता है उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। 3D में जो एंगल बनता है उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल 2 डायमेंशन में बनता था और ये बनता है हमारा 3D में सॉलिड एंगल। तो अगर मैं बात करूं, इसको मैं एक बार मैं अच्छे से बना लेता हूं। ये हमारा एक स्पेयर है कुछ इस तरीके से, ये इसका सेंटर है, और यहाँ पे मैं एक एरिया बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ये ए एरिया है। और यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, जो यहाँ पे एंगल बनता है ना हमारा 3D में, ओम का साइन दिख रहा होगा। कुछ इस साइन से हम क्या करते हैं, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस साइन से। ये ओम का साइन है, रेजिस्टेंस। याद आ रहा है कुछ 9th-10th में पढ़ के आए हो? ओम का साइन, यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड एंगल के लिए। बिल्कुल। अब ज़रा अगर हमें ये एंगल निकालना है, ये होगी हमारी स्पेयर की रेडियस। अगर हमें ये एंगल निकालना है तो उसका भी एक हमारे पास फॉर्मूला है कि जो ये एरिया है, जिस एरिया की वजह से ये एंगल बन रहा है, वो एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आपको सॉलिड एंगल मिल जाएगा, जो कि हमारा स्टेरेडियन में आएगा। किस में आएगा? स्टेरेडियन में, जिसको हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इसकी यूनिट क्या है सॉलिड एंगल की? स्टेरेडियन। ये भी एक यूनिट होती है एंगल की, प्लेन एंगल की, जैसे मैंने कहा रेडियन और डिग्री। इसी तरीके से जो हमारा सॉलिड एंगल है उसकी हमारी यूनिट होती है स्टेरेडियन, जिसको हम SR लिख सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले से एंगल निकालते हैं सॉलिड एंगल को तो स्टेरेडियन में आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? जिस एरिया से ये एंगल बन रहा है वो अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। तो अगर आप सॉलिड एंगल को डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हो इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय अ गिवन सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय अ गिवन सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस at its center is called solid angle। यानी कि सॉलिड एंगल वो एंगल है जो किसी स्पेयर पे, अगर हम कोई एरिया कंसीडर करें, उस एरिया की वजह से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा? सॉलिड एंगल। और हमें पता है ये एंगल कौन सा होगा? 3D एंगल होगा कुछ, जैसे मैंने आपको तरबूज का एग्जांपल दिया। कभी
बीच में से उससे आप कट करोगे ना, लेके आना और उसको बीच में से कट करके देखना, आपको सॉलिड एंगल दिखेगा वो। मतलब बीच में से कट नहीं कर रहा है, ये तरबूज है, यहाँ से छोटा सा पीस आपको निकाल लेना है, बस आपको पता चल जाएगा कि सॉलिड एंगल मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा सॉलिड एंगल है, उसका फॉर्मूला है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसमें एक कंडीशन देखेंगे, अगर हमारा एरिया जो है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, यानी कि अगर मैं रेडियस का स्क्वायर करूं तो वो एरिया के बराबर आ जाए। कैसे? हमारा जो एंगल है वो क्या होगा, तो जो हमारा एंगल है वो क्या होगा, देखो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। एरिया हमारा क्या है, रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। इसको कट करोगे तो 1 आएगा, यानी कि हमारा सॉलिड एंगल कितना आ गया, 1 स्टेरेडियन। कितना आ गया, 1 स्टेरेडियन। ये आपको याद रखना है, जब भी एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो जो एंगल बनता है वो 1 स्टेरेडियन का बनता है। फिर से गौर देंगे मेरी बात पे, जब भी एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो जो एंगल बनेगा वो 1 स्टेरेडियन का बनेगा। तो चलो नोट कर दो इसे। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो वो ज़रा समझेंगे। एक चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये हमारा स्फीयर है और ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर को मैं ओ सेंटर कह देता हूँ। तो अब हम ये निकालने वाले हैं कि पूरे स्फीयर की वजह से सॉलिड एंगल कितना बनता है, यानी कि स्फीयर के सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना बनता है पूरे स्फीयर की वजह से। तो हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या है, एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, इस स्फीयर की जो हमारी रेडियस है वो हमारी आर है। तो मेरे को पता करना है कि पूरे स्फीयर की वजह से इसके सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना बन रहा होगा। तो देखो एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr² होता है, हाँ कि ना, बिल्कुल। और रेडियस का स्क्वायर, तो आप देखो रेडियस के स्क्वायर से रेडियस का स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा सॉलिड एंगल कितना आया, 4π स्टेरेडियन। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि ये बताइए कि स्फेरिकल सरफेस के जो स्फेरिकल होता है, हमारा स्फीयर होता है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो हमारा स्फीयर होता है उसके सेंटर पे, होल स्फीयर की वजह से उसके सेंटर पे सॉलिड एंगल क्या बनता है, MCQ टाइप में आ सकता है। तो आप क्या कहोगे, 4π स्टेरेडियन। क्या कहोगे, 4π स्टेरेडियन, है ना। पूरे स्फीयर की वजह से उसके सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बनता है वो हमारा बनता है 4π स्टेरेडियन। तो आज का लेक्चर नंबर 1 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कीजिए हाय, तो मैं आपके इसके नोट्स देता हूँ। और वहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स है वो मेरे, आप वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं इसे और अच्छे से अपने नोट्स, या फिर मैं कहूँगा आप अपने नोट्स खुद बनाइए। और अगर आप वो नोट्स लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा अच्छे से, क्योंकि बड़े ही अच्छे से ईजी लैंग्वेज में वो नोट्स लिखे हुए हैं मेरे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, बाय बाय।